क्या मंगलौर में करतार सिंह बढ़ाना को उतारकर बीजेपी ने बद्रीनाथ उपचुनाव में फंसा लिया है? बढ़ाना के बहाने जिस तरह का बवंडर मच रहा है, उसके बाद क्या ये समझा जाए कि बीजेपी के भीतर एक धड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ खेला करने की तैयारी कर रहा है? और क्यों बॉबी पवार की अब उत्तराखंड की सियासत में बेहद ज्यादा दरकार है? ऐसे समय में जब करतार सिंह बढ़ाना चुनावी ताल ठोक रहे, तब मंगलौर के बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं के लिए क्या दरी बिछाने का मैसेज दिया गया है, या फिर यूं समझा जाए कि दिल्ली उत्तराखंड पर बहुत ज्यादा हावी है, इसीलिए करतार सिंह बढ़ाना चुनावी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीते तो क्या पता मंत्री भी बन जाएं? दोस्तों नमस्कार, दिनचर्या के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज बात उत्तराखंड के दो उपचुनाव की और खास तौर पर मंगलौर के जरिए किस तरह से बद्रीनाथ के उपचुनाव पर भी असर पड़ सकता है, उसकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। और करतार सिंह बढ़ाना कैसे मंगलौर से बीजेपी का टिकट पा गए, और क्या कोई बड़ा कमिटमेंट उनके साथ हुआ है, क्या प्रदेश के नेतृत्व ने कमिटमेंट किया है, या दिल्ली ने ये मैसेज दिया है कि चलेगी तो दिल्ली की ही, वो जिनको टिकट दे के भेज देंगे, चुनाव उसी को लड़ाना पड़ेगा। कल्पना करिए, करतार सिंह बढ़ाना का जब पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनका उत्तराखंड से कोई जुड़ाव नहीं है। हाँ, ये जरूर बीजेपी कॉरिडोर्स के भीतर चर्चा है कि 2007 के विधानसभा चुनाव में भी एक बार करतार सिंह बढ़ाना ने मंगलौर से टिकट पाने का अटेम्प्ट मारा था। हालांकि वो उस अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन 2024 में उनको कामयाबी मिल गई है। और ये कामयाबी उस समय मिली है जिसे एक तरह से जीत की गारंटी भी कम से कम बीजेपी के अंदाज में तो समझा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में जब भी बाई इलेक्शन हुआ है, सत्ताधारी दल ने जीत हासिल की है 2004 के द्वाराहाट उपचुनाव को छोड़कर। तो क्या समझा जाए कि करतार सिंह बढ़ाना दिल्ली से बड़ा खेला करके उत्तराखंड में जीत की गारंटी की उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हैं। और उसके बाद जिस तरह से पूरे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में बवंडर मचा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को असहज जरूर कर दिया है। और अब यह सवाल उठ रहा है, कहीं मंगलौर में करतार सिंह बढ़ाना को उतारकर बीजेपी को बद्रीनाथ में बैकफुट पर तो नहीं आना पड़ सकता है, क्योंकि बद्रीनाथ की लड़ाई में बीजेपी के पाले में कांग्रेस छोड़कर राजेंद्र भंडारी आए हैं और भंडारी का बद्रीनाथ सीट पर बड़ा दबदबा है। 2022 के चुनाव में राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी के अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, उनको चुनावी शिकस्त दी थी। और यह माना जा सकता है कि पिछले 2 दशक की सियासत में ये दोनों दिग्गज ही आमने सामने बद्रीनाथ में, उससे पहले नंदप्रयाग में होते रहे हैं। ऐसे में बद्रीनाथ सीट को लेकर बीजेपी ज्यादा कंफर्टेबल है और ये मान के चलती है कि लोकसभा चुनाव में भी उसको वहां से करीब 8,500 वोटों की लीड मिली है, तो वो इस चुनाव को जीत लेगी। हालांकि ये अलग बात है कि गणेश गोदियाल और कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेताओं ने, चाहे फिर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हो, चाहे फिर प्रीतम सिंह हो या दूसरे नेताओं, वो अपने तरीके से बद्रीनाथ में जान झोंके पड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो झटका दिया है, कम से ये 2 उपचुनाव जीत करके वो वापसी करे। तो अपने तरीके से लखपत बटोला की लड़ाई वहां गणेश गोदियाल और दूसरे कांग्रेस के दिग्गज लड़ रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी कॉरिडोर्स के बीच आप बात करते हैं तो बीजेपी के नेता ये दावा करते हैं कि बद्रीनाथ में वो कंफर्टेबल विक्ट्री हासिल करेंगे, यानी एक आसान जीत उनको वहां दिखाई दे रही है। लेकिन मंगलौर में ऐसे हालात नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जब उत्तराखंड में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंधी चली है, बावजूद उसके मंगलौर में बीजेपी प्रत्याशी, यानी जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो अब सांसद भी बन गए हैं क्योंकि हरिद्वार से उनको बड़ी विक्ट्री मिली है, लेकिन वो मंगलौर में कांग्रेस के प्रत्याशी जो चुनाव हार गए वीरेंद्र रावत, उनसे मुकाबले में बहुत बुरी तरह से पिछड़ते हैं। 44,000 से ज्यादा वोट मंगलौर से कांग्रेस प्रत्याशी को मिलते हैं, जबकि बीजेपी प्रत्याशी उनसे आधे के आसपास ही अटक करके रह जाते हैं। यानी बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के मुकाबले जो मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव है, वो बीजेपी के लिए कहीं कड़ी परीक्षा है। और ये परीक्षा इस आंकड़े के लिहाज से भी समझी जा सकती है कि पिछले 5 विधानसभा चुनाव में, यानी 2002 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 के 5वें विधानसभा चुनाव तक लगातार इस सीट पर बीजेपी अपना जीत का खाता नहीं खोल पाई है। और यहां पर 4 चुनाव जीते हैं बीएसपी ने, तो एक बार कांग्रेस को कामयाबी मिली है। यानी ये सीट पूरी तरह से देखा जाए तो इसका जो वोटों का जो समीकरण है, वो बीएसपी और कांग्रेस के लिहाज से ज्यादा मुफीद है। लेकिन इस उपचुनाव के जरिए बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो जो मिथक बना हुआ है कि जो सत्ताधारी दल है
है, उपचुनाव वही जीतेगा, उसको बरकरार रखा जाएगा प्रदेश के स्तर पे। और मंगलौर को लेकर जो मिथक बना हुआ है कि यहां से बीजेपी कभी जीत नहीं सकती, इस उपचुनाव में उस मिथक को तोड़ा जाएगा। यानी एक मिथक को बरकरार रखने की कोशिश है, तो जो मंगलौर का मिथक है उसे बीजेपी तोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन इस मिथक को तोड़ने के लिए, यानी मंगलौर के महाभारत को जीतने के लिए बीजेपी ने जिस योद्धा को मैदान में उतारा है, उसको लेकर पूरे प्रदेश में, खास तौर पर जो पर्वतीय क्षेत्र की राजनीति है उसके भीतर बवाल बढ़ता दिखाई दे रहा है। लगातार राजनीतिक पंडितों से लेकर के कांग्रेस भी और दूसरे तमाम तबकों से आवाज आ रही कि ऐसी क्या मुसीबत थी छोटे से राज्य में जहां महज 70 विधानसभा क्षेत्र है। ये कोई उत्तर प्रदेश की तरह 400 प्लस सीटों वाला राज्य नहीं है, नहीं मध्य प्रदेश की तरह 200 प्लस सीटों वाला राज्य है, न राजस्थान की तरह बड़ा, यानी कि ये बड़ा राज्य नहीं है, छोटा राज्य है। ये महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल भी नहीं है कि यहां से आप बाहर से भी प्रत्याशी बुला करके मैदान में उतारे। बावजूद इसके इस छोटे से पर्वतीय राज्य में बीजेपी ने हरियाणा से करतार सिंह भड़ाना को लाकर के मंगलौर में उतार दिया है। और बीजेपी के भीतर हालांकि उनका विरोध उस तरह से सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन दबी जुबान में बीजेपी के काडर्स में, बीजेपी के पदाधिकारियों में नाराजगी है कि दिल्ली हावी है और दिल्ली ने करतार सिंह भड़ाना को उत्तराखंड भाजपा पर, प्रदेश सरकार पर, यानी मुख्यमंत्री पर, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर थोप दिया है कि इनको चुनाव जिताइए, इनको विधानसभा पहुंचाइए। लेकिन इसका एक तरह से असर यह है कि बद्रीनाथ में भी कांग्रेस से मुद्दा बना रही है। एक तो बद्रीनाथ में कांग्रेस के जो विधायक थे वो पाला बदलकर बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी के सामने चुनौती है कि कैसे वोटर को ये समझाए कि कल तक राजेंद्र भंडारी के खिलाफ वोट डालना था, अब उनके पक्ष में वोट डालना है। वो चुनौती बीजेपी स्थानीय स्तर पर वहां लड़ रही है। लेकिन जो मंगलौर का इंपैक्ट है वो पूरे प्रदेश में स्प्रेड होता दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के भीतर भी दबी जुबान में नेताओं कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व है, पार्टी का आला कमान है, यानी दिल्ली दरबार का ये फैसला हजम नहीं हो रहा है। हालांकि इसका विरोध नहीं हो रहा, वह मुखर होकर के मुख्यमंत्री भी नामांकन कराने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी जाते हैं। और अब जो हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो भी करतार सिंह बढ़ाने के लिए वहां वोट मांगते देखे जा रहे हैं। लेकिन दबी जुबान में ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि मंगलौर में जब बीजेपी के पास बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, तब उन पर दाव क्यों नहीं लगाया गया। खास तौर पर उस वक्त जब मंगलौर के चुनाव का यूं उत्तराखंड की सियासत पर, यानी हार जीत का सरकार पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। अगर ये सीट बीजेपी जीत भी जाती है तो ये मिथक बरकरार रहेगा कि सत्ताधारी दल ने उपचुनाव जीत लिया। और अगर ये बीजेपी चुनाव हार भी जाती है तो यही कहा जाएगा कि इस सीट पर बीजेपी पहले भी 5 चुनाव नहीं जीत पाई थी और यहाँ का जो वोटों का जो सामाजिक समीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं, इसलिए नहीं जीत पाई। लेकिन जो सत्ताधारी दल की जो स्ट्रेंथ है, 47 की स्ट्रेंथ पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। उल्टे अगर बीजेपी बद्रीनाथ को जीत लेती तो उसकी टैली 47 से 48 हो सकती है। क्योंकि ये चुनाव, उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को बद्रीनाथ की सीट बचानी है तो बीएसपी को मंगलौर की सीट बचानी है, क्योंकि 22 में बीएसपी ने मंगलौर जीता था और कांग्रेस ने बद्रीनाथ जीता था। बीजेपी के पास दोनों ही उपचुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए 1 से 2 सीट दोनों हो सकती हैं। दोनों सीट भी बीजेपी जीते तो प्लस है 2 का, और अगर वो 1 सीट जीती तो 1 सीट का प्लस है। ऐसे में बीजेपी के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि यहां क्या किसी कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया जा सकता था? अगर गुर्जर बिरादरी से ही किसी को उतारना था, ओबीसी चेहरे को उतारना था, तो करतार सिंह भड़ाना से बेहतर होता कि यहां से कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को क्यों नहीं उतारा गया। वो खानपुर से विधायक रहे कई बार के और उनको चुनाव यहां लड़ाया जाता तो भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता था, ऐसा बीजेपी के भीतर कहा जा रहा है। और उसके बाद जब रविंद्र पनियाला यानी दूसरे गुर्जर चेहरे हैं, यानी कि बीजेपी के पास खानपुर में जब 2-2 गुर्जर चेहरे हैं, चाहे फिर चैंपियन हो चाहे फिर रविंद्र पनियाला हो, तो उन दोनों में से किसी एक चेहरे को यहां आजमाया जा सकता था। और उसके बाद 2027 के चुनाव में अगर यहाँ ये सीट बीजेपी चैंपियन या पनियाला को उतारकर जीत जाती तो उसके पास दोनों गुर्जर नेताओं को समायोजित करने का मौका रहता, क्योंकि 2027 में भी ये दोनों ही नेता हैं वो बीजेपी के टिकट की लड़ाई लड़ने वाले। तो ये कहा जा रहा है कि करतार सिंह भड़ाना से बेहतर होता कि प्रदेश के किसी गुर्जर चेहरे को वहां से उतारा जा सकता था, जबकि 2-2 गुर्जर नेता बीजेपी के पास खानपुर में, हरिद्वार जिले में मौजूद हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जाट प्रत्याशी
बीजेपी यहाँ से लड़ाती रही है और उसके पास और भी कई जाट चेहरे थे जिनको यहाँ से उतारा जा सकता था। और जब जयंत चौधरी के साथ यूपी में गठबंधन हो गया और वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनको भी यहाँ लाया जा सकता था। और एक तरह से जो जाट वोटर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में, राजस्थान में नाराज बीजेपी से दिखाई दिया है, उसको भी एक मैसेज देके अपने पक्ष में लाने की कोशिश हो सकती थी। और उससे भी बड़ी बात ये, तीसरा समीकरण ये भी कि जिस अंदाज में अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाया गया, मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है, उसके पीछे भी तर्क यही दिया जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने, इंडिया गठबंधन ने लगातार आरक्षण और संविधान बचाने का नैरेटिव गढ़ा और बीजेपी के भीतर यह माना जाता है कि इससे बीजेपी को, एनडीए को नुकसान हुआ है। तो ऐसे में जब राज्य से मंत्री बनाया गया है अजय टम्टा को दलित चेहरे के तौर पर कुमाऊं से, तो क्यों न हरिद्वार, जहां की राजनीति पर दलित वोटों का अच्छा खासा इंपैक्ट रहा है और यहां से यही वजह है कि बीएसपी ने दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन सामाजिक समीकरण बना करके कई चुनाव में विधायक जिताए हैं। इस बार भी मंगलौर से जीतने का, इससे पहले भी बीएसपी का लगातार 4 बार मंगलौर जीतने का फैक्टर भी यही रहा कि दलित और मुस्लिम वोटों के कॉम्बिनेशन ने बीएसपी को मंगलौर में बार बार जीत दिलाई, 5 चुनाव में से 4 बार जीत दिलाई। तो ऐसे समय में क्या, जब देशराज कणवाल जैसा पूर्व विधायक, जैसा दूसरा चेहरा बीजेपी के पास था, उनको क्या चुनाव में नहीं झोंका जा सकता था क्या? या इसके अलावा देशराज कणवाल अगर पसंद नहीं था तो क्या कोई दूसरे चेहरे को नहीं उतारा जा सकता था? जबकि बीजेपी के जानकार ये मानते हैं कि देशराज कणवाल लगातार कोशिश कर रहे थे कि मंगलौर में उनको मौका दिया जाए। तो क्या इस तरह से दलित वोटों को वापस बीजेपी अपने फोल्ड में, अपने पाले में लाने की कोशिश नहीं कर सकती थी उस जनरल सीट पर जहां 5 बार के चुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुला था? और समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने यूपी में पीडीए के जरिए मेरठ से लेकर के और अयोध्या से लेकर कई लोकसभा क्षेत्रों में जनरल सीटों पर दलित चेहरों को उतार करके कई जगह उलटफेर भी किया। खासतौर पर अयोध्या का उलटफेर हमारे सामने है। और मेरठ में भी समाजवादी पार्टी बहुत थोड़े वोटों से हार गई थी। तो क्या बीजेपी के पास मौका नहीं था कि दलित चेहरे को आगे करके मंगलौर की सियासत के जरिए प्रदेश में मैसेज देती? आपने अल्मोड़ा से, कुमाऊं से, पर्वतीय क्षेत्र से अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाकर एक मैसेज दिया है। और आप ये मानिए कि ऐसा माना भी जाता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र में एक बड़ा दलित वोटों का चंक है वो बीजेपी की बजाय कांग्रेस की तरफ जाता है। लेकिन हरिद्वार का जो, और कुमाऊं में खासतौर पर नैनीताल, उधम सिंह नगर का दलित अगर वोट को मोबिलाइज करना था, तो क्या मंगलौर जैसी जनरल सीट पर बीजेपी को ये दाव नहीं खेलना चाहिए था? इसको लेकर भी राजनीतिक पंडितों में चर्चा है। उसके अलावा इस सीट पर लगातार चाहे बीएसपी हो चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम चेहरे पर दाव लगाती है। तो क्या बीजेपी अगर केरल में मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतार सकती है, तो क्या यहां से शादाब शम्स जैसे किसी चेहरे को उतारा नहीं जा सकता था? क्योंकि शादाब शम्स इस वक्त राज्य मंत्री हैं, इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे थे, काफी वोकल नेता माने जाते हैं और मुस्लिम्स के बीच जाकर के बहुत मजबूती से बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं की पैरवी भी करते रहे हैं। तो क्या ऐसे मौके पर जिस सीट पर लगातार बीजेपी को शिकस्त दर शिकस्त मिली है, वहां पर जिस तरह से शादाब शम्स जैसे किसी पसमानदा चेहरे को, इस तरह से पसमानदा राजनीति का समीकरण भी एक जमाने में बीजेपी ने साधने की कोशिश की थी, तो क्या शादाब शम्स जैसे किसी चेहरे को नहीं उतारा जा सकता था, उन पर दाव नहीं खेला जा सकता था? या फिर शादाब शम्स के अलावा कोई दूसरे मुस्लिम चेहरे को क्या वहां नहीं उतारा जा सकता था? यानी ये बीजेपी के भीतर एक तरह से इस चीज को लेकर के दबी जुबान में बात जरूर हो रही है कि बीजेपी के पास जाट चेहरे भी थे, गुर्जर चेहरे भी थे, मुस्लिम चेहरे भी थे और दलित चेहरे भी थे। यानी इस सीट पर, और उसके अलावा स्वामी यतीश्वरन भी यहां से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। स्वामी यतीश्वरन हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से चुनावी लड़ाई में इस बार हार गए थे 2022 में, वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे और उनको अब जिम्मा भी दिया है करतार सिंह भड़ाना को चुनाव जिताने का। तो क्या ओबीसी फेस के तौर पर उन पर दाव नहीं लगाया जा सकता था? यानी कि हरिद्वार जिले की राजनीति में बीजेपी के पास कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे थे जिनको मंगलौर से उतारा जा सकता था। और जो नैरेटिव अब बन रहा है, जो उत्तराखंड में लगातार जो डिस्कोर्स में, विमर्श में चीज निकल के आ रही है कि करतार सिंह भड़ाना को आखिर बीजेपी को मंगलौर में उतारने की नौबत क्यों आन पड़ी थी, उसके पीछे क्या वजह है, क्या कोई डील हुई है दिल्ली के स्तर पे? और अब तो यहां तक भी बातें होने लगी कि अगर कल को करतार सिंह भड़ाना मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं मंगलौर से, तो क्या उनको राज्य कैबिनेट में नहीं, धामी सरकार में मंत्री भी बनाया जाएगा? ये चर्चा इसलिए भी ज्यादा जोर पकड़ रही है क्योंकि हरिद्वार जिले की नुमाइंदगी फिलहाल
राज्य की सरकार में, धामी कैबिनेट में नहीं है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि करतार सिंह भड़ाना अगर चुनाव जीते तो कल को ओबीसी चेहरे के तौर पर क्या उनको सरकार में नुमाइंदगी भी दी जाएगी, क्या ऐसी भी कोई डील चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी की सियासत को अगर आप समझेंगे, अंदरूनी तौर पर आप झांकने की कोशिश करेंगे, तो आप कल्पना करिए कि जब किसी राज्य में विधानसभा का कोई उपचुनाव होता है 1 या 2 सीट पर, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप उपचुनाव जीतते हैं तो इसकी जीत का श्रेय सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के कोटे में जाता है। संगठन के मुकाबले मुख्यमंत्री को इसका क्रेडिट ज्यादा जाता है। तो क्या समझा जाए कि अगर ये मान लीजिए कि बद्रीनाथ में और मंगलौर में बीजेपी के पक्ष में चुनाव नतीजे नहीं आए, या फिर बद्रीनाथ में बीजेपी के पक्ष में चुनाव नतीजे आए, मंगलौर में बीजेपी के पक्ष में चुनाव नतीजे नहीं आए और करतार सिंह भड़ाना चुनाव नहीं जीत पाए, चुनाव हार जाते हैं, काजी निजामुद्दीन या बीएसपी वहां से चुनाव जीत जाते हैं, तब इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, इसका प्रभाव किस पर होगा, क्या इसका असर मुख्यमंत्री पर नहीं पड़ेगा, क्या इसका फिर एक तरह से ठीकरा मुख्यमंत्री के सिर नहीं फोड़ा जाएगा। तो क्या समझ जाए कि मुख्यमंत्री को बलि का बकरा बनाने की रणनीति तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वहां से बीजेपी के पास कई अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। और करतार सिंह भड़ाना के खिलाफ जिस तरह का नैरेटिव अब बन रहा है, इसका खामियाजा अगर बीजेपी को भुगतना पड़ा तो ये चर्चा भी है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में फर्स्ट फेज में 19 अप्रैल को जब वोटिंग हो गई तो उसके बाद ही वो लगातार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर के असम तक प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा गया था। इसके पीछे राष्ट्रीय राजनीति में जो बीजेपी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का नैरेटिव है और जो दूसरे फैसले पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में लिए, चाहे नकल विरोधी कानून की बात हो या दूसरे मुद्दे हों, उन सब के जरिए एक तरह से बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्शन धामी का हो रहा था। ऐसे में बड़ी भीड़ भी जब उनको सुनने के लिए दिखाई दे रही थी, चाहे दिल्ली हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तेलंगाना, चाहे आंध्र प्रदेश हो, ऐसे में उत्तराखंड में यानी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के घर के भीतर ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जिसको लेकर के बीजेपी सोर्सेज ने हमें कहा है कि टिकट देहरादून यानी उत्तराखंड के स्तर पर नहीं हुआ है, यह दिल्ली के स्तर पर थोपा गया फैसला है। और अब जिम्मेदारी दी गई है मुख्यमंत्री धामी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, चाहे हरिद्वार के नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, सबको ये जिम्मा दिया है, टास्क दिया गया कि आप जिता करके करतार सिंह भड़ाना को विधानसभा में भेजिए। तो क्या समझा जाए कि कल को अगर परिणाम बीजेपी के पक्ष में अगर नहीं आते हैं मंगलौर में, तो इसका ठीकरा किसके सिर फूटेगा, इसकी चर्चा अभी से बीजेपी के भीतर होने लगी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि करतार सिंह भड़ाना को चुनावी लड़ाई में उतारकर बीजेपी ने जो पहाड़ का वोटर है और जो पहाड़ में जो एक तरह लोग रह रहे हैं, उनको क्या मैसेज देने की कोशिश की है। क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया के विमर्श में भी और पर्वतीय क्षेत्र में लगातार ये चीज, इसका शोर सुनाई देने लगा है कि करतार सिंह भड़ाना की उत्तराखंड में जरूरत क्या थी, बीजेपी को उनको चुनाव उतारने की, चुनावी लड़ाई में उतारने की जरूरत क्या थी। ये अपने आप में बड़ा एक तरह से बर्निंग क्वेश्चन बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस इसे कितना आक्रामक तरीके से उठा रही है। यूकेडी जिस तरह से पहाड़ मैदान की राजनीति के बीच में एक बैलेंसिंग एक्ट करने का काम करती थी, उनकी भूमिका इस वक्त, यूकेडी की भूमिका इस वक्त नगण्य है। तो क्या समझा जाए कि ऐसे समय में जो बॉबी पवार है, जिन्होंने टिहरी से चुनाव लड़कर कई विधानसभा क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से लीड बना करके बीजेपी और कांग्रेस को पीछे धकेला है, तो क्या समझा जाए कि आने वाले समय में बॉबी पवार जैसे फैक्टर की उत्तराखंड में ज्यादा जरूरत रहने वाली है। क्योंकि जब कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जब राष्ट्रीय स्तर से फैसले थोपे जाएंगे, तब क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए क्या एक पॉलिटिकल फोर्स की दरकार नहीं है जो चीजों को संतुलन बनाने की कोशिश करे। और जब करतार सिंह भड़ाना जैसे चेहरों को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, तब उसका काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कोई क्षेत्रीय क्षेत्र भी कर सकता है। ये कांग्रेस और बीजेपी के बूते की बात नहीं है। धनुष जड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।